हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज की जो क्लास रहेगी वो सेल के ऊपर रहेगी। सेल का जो बेसिक फंडामेंटल जैसे कि पार्ट था वो पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो से कि आज की जो क्लास रहेगी ये रहेगी कोशिका सिद्धांत पे, मतलब सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी क्या होती है, किसने दी, कब दी, इसके अंतर्गत क्या क्या बताया गया, ये सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान से इसको समझना है, कोशिश करना है कि पूरा समझ में आए कंप्लीट, और मेरी तरफ से 100% मैं एफर्ट लगाऊंगा कि आपको हर चीज पूरी क्लियर हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब आइए कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका मतलब सेल, सिद्धांत मतलब थ्योरी, तो यहाँ पे इसको बोल देंगे हम सेल थ्योरी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेल थ्योरी क्यों दी, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लें। ठीक है, तो सेल थ्योरी इसलिए दी ताकि से कि किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब स्टडी की जाती है या फिर कोई भी अध्ययन किया जाता है, तो जो अध्ययन करता है, जैसे कि यहाँ पे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अध्ययन किया यहाँ पे। ठीक है, तो दो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया जिनका नाम है, पहले जो वैज्ञानिक थे वो जर्मनी के थे, और दूसरे वाले जो वैज्ञानिक थे स्वान, वो भी जर्मनी के थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दो साइंटिस्ट को लेकर हम बात करेंगे, और कौन कौन से है वो ये देख लें। देखो, सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये देख लें। ठीक है, तो किसने दिया, सबसे पहला क्वेश्चन किसने, ठीक, किसने दिया। तो ये जो सेल थ्योरी है ये यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो है स्लाइडेन। ठीक है, एम जे स्लाइडेन, ठीक है, पहले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल थ्योरी दी, मतलब ऐसे कि दोनों ने मिलके दी, लेकिन फर्स्ट वैज्ञानिक कौन है, एम जे स्लाइडेन। ठीक, तो एम जे स्लाइडेन ये कहां से है, तो ये जर्मनी से है, जर्मनी के। अब एम जे स्लाइडेन ने किस प्रकार की कोशिका का अध्ययन किया, किस प्रकार की सेल का स्टडी किया, तो यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, ये है वनस्पति कोशिका को लेकर इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, वनस्पति कोशिका का अध्ययन किया किसने, एम जे स्लाइडेन ने। तो वनस्पति कोशिका का अध्ययन किसने किया, कभी ये आया तो एम जे स्लाइडेन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं वन कोष्टक में, वनस्पति कोशिका। ये है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एम जे स्लाइडेन ने, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने वनस्पति कोशिका का अध्ययन किया। और कब किया, तो यहाँ पे ये देख ले, तो 1838 में। ठीक है, इन्होंने कब, 1838 में। उसके बाद में फिर सेकेंड जो साइंटिस्ट है, इनके बारे में हम देखेंगे। सेकेंड साइंटिस्ट कौन है, तो ये है थियोडोर स्वान। पूरा नाम ध्यान से सुनना है, थियोडोर स्वान। नाम लिख रहा हूं, थियोडोर स्वान। ठीक, ये साइंटिस्ट का नाम है। और ये कहाँ के थे, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये भी कहाँ के हैं, जर्मनी के, जर्मनी। क्लियर। तो इस तरीके से थियोडोर स्वान, इसमें केवल स्वान आप याद रखना, इतना ही काफी है। और इधर स्लाइडेन याद रखना है। ठीक है, स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक, जर्मनी के, और इन्होंने कब अध्ययन किया, 1838 में। इस टाइप से थियोडोर स्वान, ये कहाँ के, ये भी जर्मनी के। और इन्होंने किस प्रकार की कोशिका का अध्ययन किया, तो ये है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने, स्वान ने जंतु कोशिका का अध्ययन किया। और कब किया इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने किया, यहाँ पे दे रहा हूं 1839। ठीक, 1839
1939 में इन्होंने इस थ्योरी को पूरा स्टडी किया, अध्ययन किया। उसके बाद में दोनों ने मिलके स्लाइडेन और स्वान इन दोनों ने मिलके कब, दोनों ने मिलकर, यहां पे लिखा हूं, दोनों ने मिलकर क्या किया, कोशिका सिद्धांत दिया। मतलब दोनों का जो कॉमन थ्योरी है दोनों ने एक साथ मिला के यहाँ पे कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर ये कोशिका सिद्धांत दिया। और कब दिया ये देखें, तो इन्होंने कब दिया, 1838-39 इसी में दिया। ठीक है, जब इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली उसके बाद में दोनों ने एक साथ में मिलके कोशिका सिद्धांत का प्रकाशन किया, मतलब प्रतिपादित किया, एक प्रकार से दिया इन्होंने। ठीक, तो ये क्लियर हुआ कोशिका सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया ये क्लियर हुआ, कब दिया और कौन कौन से वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक और ये जंतु वैज्ञानिक। ठीक है, तो अब ये डिस्कशन पूरा इसके बारे में हुआ, बेसिक था कोशिका सिद्धांत। क्लियर, और एक एक चीज बस केवल समझने की कोशिश करना, बाकी कुछ नहीं। और लिखते जाना, अपनी कॉपी में लिख लेना, ताकि किसी की बाद में आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वीडियो जैसे ढूंढने की जरूरत ना पड़े, अपनी कॉपी में से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे इसी का अगला भाग, मतलब सेल थ्योरी तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई 1838-39 में, लेकिन इस सेल थ्योरी के अंतर्गत क्या क्या बताया गया। ठीक है, इसके अंदर जो बातें, मुख्य बातें जो की गई है सेल को लेके, कोशिका को लेके, वो क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। ठीक है, कोशिका से, मैं केवल यहां तक लिख रहा हूं। ठीक है, तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कहां से होती है, कोशिका से होती है या कोशिका द्वारा होती है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखना, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि प्रत्येक जीव का शरीर, ठीक है, आप शरीर की बात करें, ये प्रत्येक जीव की बात हुई। ठीक है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है, कोशिका से। उसके बाद प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है, जो उसकी बॉडी होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है। बहुत सारी से कि कुछ जीव ऐसे भी है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ये एक कोशिका जीव, क्यों एक ही कोशिका से उनका से पूरा बॉडी का सारी क्रिया संचालित होती है। लेकिन बाकी इनके अलावा सारे जीव जंतु है, उसमें एक या एक से अनेक, मतलब बहुत सारी अनेक कोशिकाओं से मिलके एक जीव का जो शरीर है वो बनता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी बात करें शरीर की, प्रत्येक कोशिकाओं, यहाँ पे लिख रहा हूं कोशिकाओं। ठीक है, कोशिकाओं, एक या एक से अधिक कोशिकाओं, में पूरी लाइन नहीं लिखी यहाँ पे, बस जो बोल रहा है उसको बस ध्यान से आप समझ लेना। प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बना होता है। अब तीसरी बात हम यहाँ पे करें कि तीसरा क्या है, तीसरा ये बोला है कि इसमें प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है, मतलब प्रत्येक कोशिका, हर एक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है। ठीक है, मतलब अपने आप में एक अलग होती है, लेकिन सभी मिलकर शरीर का निर्माण करती है, वो सभी कोशिकाएं मिलकर शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रत्येक कोशिका होती है, प्रत्येक सेल होता है, ये सेल या कोशिका बोलो, तो प्रत्येक सेल या प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है, एक स्वतंत्र इकाई होती है, बस इतना याद रखना है। तथापि बहुत सारी कोशिकाएं मिलके एक शरीर या एक जीव का निर्माण करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये लिख ले, प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है,
एक जीव या शरीर का, जीव का या फिर शरीर का, ठीक है, शरीर का निर्माण करती है, ठीक है, निर्माण करती है, ठीक, केवल यहाँ तक। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 पॉइंट हुए। पहला, जीव की उत्पत्ति किससे होती है, तो कोशिका से होती है, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक जीव का शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। अब प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है, यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है। तो इस तरीके से ये हुआ। लेकिन मतलब तथापि अनेक कोशिकाएं मिलकर एक जीव या एक शरीर का निर्माण करती है, क्लियर। अब 4th पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना सुनना है। अब आती है कोशिकाओं के बनने की बारी, ठीक है, कि कोशिकाएं कैसे बनती है। तो जीव के शरीर की और उसकी उत्पत्ति की बात हुई, लेकिन कोशिकाएं बनती कैसे, तो कोशिका, एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई नई कोशिकाएं बनती है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है। और कोशिका के निर्माण में सबसे मुख्य कार्यकर्ता होता है, मतलब सबसे मेन जो रोल होता है वो किसका होता है, केंद्रक का होता है। कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके द्वारा ही नई नई कोशिकाएं बनती है, ठीक है, वही उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो इस तरीके से कोशिका का निर्माण में, कोशिका के निर्माण में कोशिका का निर्माण एक ही कोशिका से होता है या फिर एक कोशिका से होता है, ठीक है, एक कोशिका से होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं, होता है। और इसमें सबसे मेन महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, जो मुख्य कार्यकर्ता होता है कोशिका के निर्माण में, कोशिका के बनाने में, तो वो कौन होता है, प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता, ठीक है, कौन होता है, ये होता है केंद्रक, केंद्रक। तो इस तरीके से यहाँ पे केंद्रक को अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे इतने जो मेन फैक्ट हैं जो आपको अपने को याद रखना है, और अपनी एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम से अच्छा है कोई सी भी हो, एमपीपीएससी के लिए तो बहुत ही खास है, क्योंकि वहां पे तो लिखना भी होता है इस टाइप से पूरा, और बाकी से की जितनी भी एग्जाम्स होती है उसमें इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, ठीक है, केंद्रक से जुड़े हुए बनते हैं, कोशिका से तो आते ही आते हैं, अधिकतर आते रहते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। और लास्ट में सबसे मेन जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन ले, कहीं मिस ना हो जाए। अब वो ये है कि वो अपवाद बता रहा हूँ, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में भी से एक एलिमेंट है जो आप लोगों को पता होगा, अपवाद के रूप में रहता है। इस टाइप से यहाँ पर इस सेल थ्योरी है, जो कोशिका सिद्धांत है, इसका भी एक अपवाद है, कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत हर जीव के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन एक जीव ऐसा है जिसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, वो कौन सा है, तो अपवाद देख लो यहाँ पे। वो कौन सा अपवाद है जिसके ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक है, तो अपवाद। और ये है वायरस, जिसको हम बोलते हैं विषाणु, विषाणु, ठीक है, या फिर वायरस। तो वायरस के ऊपर कोशिका सिद्धांत अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, क्यों नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है कि वायरस के अंदर या फिर वायरस का जो बनावट होती है, वो वायरस की प्रोग्रेस, एक प्रकार से उसके बनने की जो प्रक्रिया है वो कोशिका बनने तक पहुंच ही नहीं पाई, ठीक है, मतलब कोशिका की बात करें तो वायरस या विषाणु जीवित तो होता है, ये जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में मिल सकता है, ठीक है, दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। लेकिन जीवित वायरस से विषाणु है, उसके अंदर कोशिका नहीं होती है, मतलब कोशिका बनने की अवस्था तक नहीं पहुंच पाया कौन, विषाणु या वायरस, ठीक है।
लेकिन है क्या है, जीव। तो इसलिए यहाँ पे इसके अंदर कोशिका न होने की वजह से इस विषाणु या वायरस के ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता हो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, आने की संभावना ज्यादा रहती है ये सेल सिद्धांत के अंतर्गत इसमें से, ठीक है। तो इसको बस ध्यान से अच्छी तरीके से देख लें और नोट डाउन कर लेना। तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो कोशिका सिद्धांत, उसका अपवाद किसने दिया था, कब दिया था, ये पूरा क्लियर होगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो कोशिकाओं के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। कोशिकाओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 काइंड्स ऑफ सेल, मतलब 2 प्रकार की प्रमुख होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बस तब तक के लिए आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से आप याद रखें, ठीक है। तो आने वाली जो क्लास है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो पाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।